हेलो। नमस्ते। सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। आप लोगों के रेस्पॉन्स भी आने चाहिए। आप लोगों को जैसा लग रहा है उसे बताइएगा, और जो आपको और जो कुछ नया नया चाह रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉइल के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्यों होने चाहिए, क्या उनसे लाभ है सॉइल को, और वो उनका क्लासिफिकेशन बताया था, और सेल कितने प्रकार की होती है ये मैंने आपको बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो हैं कि जो जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स स्पष्ट नहीं होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मैंने उसके एग्जाम्पल आपको दिए थे। और दूसरी कैटेगरी की सेल थी यूकैरियोटिक सेल्स, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट होती है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो आज हम आपको एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसका डायग्राम के सहित आपको थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसे आप देखिएगा। देखिए, हमने एक प्लांट सेल को लिया है। प्लांट सेल, ये देखिए, सबसे पहले देखिए, ये सबसे बाहर ये इसकी सेल वॉल दिखाई दे रही है। ये 3 लेयर होती है इसमें। सबसे बाहर होती है सेल वॉल। सेल वॉल किसी भी सेल की जो सेल वॉल होती है सबसे बाहर की लेयर होती है, और ये सेल को सुरक्षा और एक आकार प्रदान करती है। और ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक मुलायम ना पारदर्शी पदार्थ होता है और एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बीच एक दूसरे से ये मिडिल लैमेली के द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि जो बीच की लेयर है वो मिडिल कहलाती है, मिडिल लैमेली कहलाती है। और सबसे अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन 2 स्तर की बनी होती है और सेलेक्टिव परमेबल होती है। सेलेक्टिव परमेबल मतलब इसमें से होकर वही पदार्थ जा सकते हैं जो सेल के लिए लाभदायक होते हैं। हानिकारक पदार्थ सेल के अंदर नहीं जा सकते। वो कहते हैं ना कि जैसे कि किसी भी गेट के बाहर, किसी फैक्ट्री के गेट के बाहर, किसी घर के बाहर एक चौकीदार बैठा दिया और उससे बोल दिया कि भाई देख, इन लोगों, ये लोग आ सकते हैं और बाकी लोगों की एंट्री बंद। तो इसी तरीके का काम ये मेम्ब्रेन करती है। जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जहाँ होती है, वो जो सेलेक्टिव है, यानी कि जो सेल के लिए लाभदायक है वही पदार्थ सेल के अंदर आएंगे, अन्यथा हानिकारक पदार्थ को बाहर ही रोक दिया जाएगा। ठीक है। अब इससे लगी हुई देखिए, आपको ये दिखाई दे रही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और सबसे पहले क्या हुआ था कि 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसे देखा, और 1952 में इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ होती है और रफ पर राइबोसोम्स बने होते हैं, इसलिए उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद आपको देखिए दिखाई दे रहा है इसमें ये गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी गोल्गी बॉडी इसको आप डिक्टियोसोम भी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और 1889 में कमिलो गैल्गी ने इसका पता लगाया, और इसकी रचना 3 अंगों से मिलकर बनती है: सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसाइकिल। वेसाइकिल की रचना इसकी सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन से ही होती है। और सेल के अंदर गोल्गी बॉडी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि ये ग्लैंड्स के अंदर बनने वाले रस के निर्माण में मदद करती हैं, डक्टलेस ग्लैंड के अंदर बनने वाले हार्मोन्स के निर्माण में मदद करती हैं, एंजाइम्स के निर्माण में मदद करती हैं, और स्पर्म के अंदर बनने वाले एक्रिसोम, इस स्पर्म के एक्रिसोम के निर्माण में भी ये हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए, बात हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया बनी हुई है।
इसे मैं चलिए मैं आप इसको डायग्राम के साथ दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसके सारे ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, ये गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड, जिसे आप लवक के नाम से जानते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस है, ये है। ठीक है। अब मैं आपको इसके एक एक ऑर्गेन्स के बारे में मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी ने इसका पता लगाया 1889 में। ये इसकी देखिए रचना है, सिस्टर्नी, वैक्यूल, वेसाइकिल। ठीक है। कार्य मैंने आपको इसके बताए। ग्लैंड्स के अंदर बनने वाले रस के निर्माण में मदद करती हैं, डक्टलेस ग्लैंड के अंदर बनने वाले हार्मोन्स के निर्माण में भी मदद करती हैं, एंजाइम्स के निर्माण में मदद करती हैं, और स्पर्म के एक्रिसोम नामक भाग के निर्माण में भी ये हेल्पफुल होती हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इनका सबसे पहले पता अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने लगाया। ये छड़ के आकार की होती है, स्टिक के आकार की होती हैं, और 2 स्तर की बनी होती हैं। इनके भीतरी स्तर पर क्रिस्टी नामक उभार पाए जाते हैं, और इन क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम नामक गोल गोल रचनाएं पाई जाती हैं। देखिए कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये देखिए जो उभार बने हुए ना, ये उभार, ये हो गए क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर ही ये ऑक्सीसोम बने हुए हैं। ठीक है। देखिए, 2 लेयर हो गए, 2 स्तर हो गए, बाहरी स्तर आउटर मेम्ब्रेन और भीतरी स्तर इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन में ही एक क्रिस्टी नामक उभार बने हुए हैं, जिनके ऊपर ऑक्सीसोम नामक गोल बिंदु पाए जा रहे हैं। आगे क्या है वो दिखाता हूं आपको। देखिए, ये क्रिस्टी को अगर हमने लिया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम अगर हम इसका लें, तो देखिए ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये ऑक्सीसोम हो गए। इस ऑक्सीसोम को आप ऑक्सीसोम, इसी को स्फीयर भी कहते हैं, इसी को F1 पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ये इसका देखिए, ये हो गया, ये है, ये इसमें नोब ऑक्सीसोम के लिए कह रहे हैं। ये ऊपर वाला भाग कहलाता है नोब, ये स्टॉक, और ये होता है इसका बेस। ठीक है। ये क्रिस्टी के बारे में आपने जान लिया। अब इसमें जो ऑक्सीसोम है, ये ऑक्सीसोम ही वे स्थान है जहां पर कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। देखिए, C6
H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 763 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीसोम ना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, ये ग्लूकोज हो गया है C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 673 किलो कैलोरी। ठीक, अब हम इसकी बात करें, ये एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी नाम के विशेष यौगिक में संचित हो जाती है और इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर उपस्थित स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। इसी कारण इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। इसी तरीके से मैंने आपको इसमें दिखाई थी एक वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर एक या एक से अधिक वैक्यूल हो सकती हैं और इसके अंदर पानी, ग्लूकोज, लवण आदि पाए जाते हैं और इसका मुख्य रूप से काम होता है सेल की टर्जिडिटी बनाए रखना। इट मीन्स उसको फूले रखना, उसको फुलाए रखना, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखती है वैक्यूल। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड ओवल शेप्ड होती हैं अस्त्री के आकार के और प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक, प्लास्टिक ओवल शेप्ड हैं, अस्त्री के आकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम पहले अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये भी 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का संचय होता है, जैसे कि आपने आलू में देखा होगा, उसमें स्टार्च ग्रेन्स पाई जाती हैं। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करते हैं और एलियोप्लास्ट फैट का संचय करते हैं। अब आप देखिएगा क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या है, प्रोटीन का बना हुआ तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको कि हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इस स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड नामक सेल के झुंड पाए जाते हैं और इस थाइलेकोइड की एक रचना कहलाती है ग्रेना। ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ तरल पदार्थ स्ट्रोमा कहलाया, थैलेकोइड नामक सेल्स के झुंड पाए गए जिसकी एक रचना ग्रेना कहलाई और ये आपस में एक दूसरे से लैमेली के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन 40 से 50%, फॉस्फोलिपिड 23 से 25%, आरएनए 5%, डीएनए की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, FeCU, Zn आदि मिनरल्स भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड, उसमें कैरोटीन, जेंथोफिल 1 से 2%। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं और ये इनका काम है पौधे को हरा रंग प्रदान करना और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में मदद करना। मतलब ये जहाँ जो पौधे ग्रीन होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया में मदद करते हैं। क्या है वो, 6CO2 प्लस 12H2O
इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ आप दिखा सकते हो क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी और सनलाइट, यानी कि हरे पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये आपने क्लोरोप्लास्ट भी समझ लिया। अब मैं बात करता हूं आपसे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन पदार्थ होते हैं, लाल, पीले, बैंगनी, नारंगी आदि रंगों के होते हैं और पौधों के अंदर फल फूल को रंग प्रदान करते हैं और साथ ही इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। और विभिन्न प्रकार के इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एंथोकाइनिन, ज़ेंथोफिल पीला रंग प्रदान करता है, एंथोकाइनिन बैंगनी रंग प्रदान करता है, कैरोटीन लाल व नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरीके के ये विभिन्न पिगमेंट्स इस क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्लांट सेल के अंदर पार्ट्स थे उनको हम एक तरीके से बांट सकते हैं, हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। तो साइटोप्लाज्म में मेन मैंने आपको बता दिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड। ठीक है, ये मैंने संक्षेप में आपको समझाए। और फिर इस सेल का दूसरा भाग है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल होता है। क्रोमेटिन ग्रेन्यूल से मतलब है चाहे वो ग्रेन्यूल्स के रूप में हो, क्रोमेटिन नेट के रूप में हो, ये मतलब किसी भी सेल में सेल डिवीजन से पूर्व की अवस्था होती है और सेल डिवीजन के समय ये क्रोमेटिन ग्रेन्यूल या क्रोमेटिन नेट तुर्क रूप धागों में बदल जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स वो हैं जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने का काम करते हैं। इन पर डीएनए के बने हुए छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो जीन्स कहलाते हैं, वो इस काम को करते हैं। इसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको न्यूक्लियस को, और इसके अंतर्गत जो क्रोमोसोम्स है उसे मैं बताऊंगा। और थोड़ा सा मैं आपको ये और बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसमें न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल पाया गया है, वो उसको हम क्रोमेटिन ग्रेन्यूल के नाम से क्यों कह रहे हैं। मैंने बताया ना कि सेल डिवीजन से पूर्व की अवस्था है, इंट्राफेज स्टेज है, विश्राम की अवस्था है, और सेल डिवीजन के समय ये क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। सेल डिवीजन आप शायद जानते ही होंगे, मियोसिस और माइटोसिस दो सेल डिवीजन है। माइटोसिस सेल डिवीजन बॉडी की सभी सोमेटिक सेल्स में होगा, कायिक कोशिकाओं में होगा, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि में। और इस डिवीजन में एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है और बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल की क्रोमोसोम की संख्या के बराबर रहती है। और मियोसिस डिवीजन ये केवल सेक्स सेल में होता है या जर्म सेल में होता है, और इस डिवीजन में एक मदर सेल 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करेगी और बनने वाली चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल की क्रोमोसोम की संख्या की आधी रह जाएगी। तो उम्मीद है आज मैंने जो बताया है आप इसे देखेंगे और इसे देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।